प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के राजनीति शास्त्र के प्रथम चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें लोकतंत्र के क्रमिक विकास के बारे में हम लोग आज यहाँ जानेंगे। लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, इसको हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। लोकतंत्र होता क्या है, तो इसका नाम से ही स्पष्ट है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता के शासन को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ये हमेशा याद रखना है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से बना है, जिसका डेमोक्रेसी में डिमोस और क्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसी किससे बना है, डिमोस और क्रेसिया शब्द से बना है। डिमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता के शासन को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या हुआ, इस प्रकार जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दिया, जो परिभाषा लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, सबसे प्रभावकारी माना जाता है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन। जनता का मतलब हम सभी अगर देशवासी हैं तो हमारे ऊपर जो शासन होता है, जनता के द्वारा हमारे आपके समाज से ही कोई प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं, कोई विधायक बनते हैं, कोई एमपी बनते हैं, कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, वो हमारे समाज के ही होते हैं। हम लोग मत देते हैं तभी वह जाते हैं जीत करके। यानी जनता का, जनता के द्वारा, उनके द्वारा शासन हो रहा है, और जनता के लिए, किसके लिए वह राज करते हैं, तो जनता के लिए। इस प्रकार से यह लोकतंत्र का एक सम्यक रूप बनता है। इस प्रकार म्यांमार में लोकतंत्र के समर्थक आंग सान सूकी के नेतृत्व वाली पार्टी का नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है। क्या है, हमें याद रखना है, आंग सान सूकी जो है वह म्यांमार में लोकतंत्र के संघर्ष के लिए वर्षों से बहुत कठिनाइयों का सामना करती हुई आ रही है, ताकि वहाँ लोकतंत्र की बहाली हो। उन्हें जेल में डाला गया और बहुत वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता रहा है उनके साथ, और उसका उद्देश्य क्या है कि हमारा देश में लोकतंत्र की बहाली। याद रखना है, उसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। किस देश की है, तो म्यांमार की। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट रूप से, इसको बोला जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अपने भारत की जो शासन पद्धति है वह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। इसमें क्या होता है, हम वोट देते हैं विधायक को, वोट देते हैं एमपी को, और ये लोग जीतते हैं। जिसका ज़्यादा संख्या होता है देश में, जिसका ज़्यादा संख्या होता है राज्य में, उसके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं, उसका शासन होता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से एक समूह में एक जगह एकत्रित होकर के कहीं पर किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनके द्वारा हमारा शासन सत्ता चलता है। यह क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब भारत बहुत विशाल देश है, इसकी जनसंख्या बहुत अपार है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू करना कठिनाई भरी बात है। इसलिए विश्व के लगभग अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही बहाल है। ठीक है, कुछ उदाहरण है, जैसे स्विट्जरलैंड, वहाँ पर ऐसे देशों में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे रूप से शासन में भागीदारी होती है, और अप्रत्यक्ष में किसके द्वारा, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। प्राचीन समय में यूनान के अतिरिक्त भारत, चीन और रोम में भी लोकतंत्र स्थापित था। ठीक है, यूनान में, चीन में, भारत में, रोम में, इन सभी जगहों पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थिति को ही देखने को मिलता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे हम लोग महाजनपद काल कहते हैं, इतिहास में उसे बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध का समय वही माना जाता है। और महाजनपद, हमारे देश में 16 ऐसे राज्य थे, जिसमें अधिकांश राज्य क्या थे, लोकतांत्रिक थे, कुछ राजतंत्रात्मक थे। उसका शासन का एक अनोखा तौर तरीका था, और लोकतंत्र की शुरुआत उसी महाजनपद काल में, एक महाजनपद जो अपने बिहार से था, अपने वैशाली से था, जिसे हम लोग लिच्छवी गणतंत्र के नाम से जानते हैं। तो लोकतंत्र की शुरुआत
अपने भारत से हुई, लोकतंत्र की शुरुआत अपने बिहार से हुई। और ऐसा माना जाता है कि उसी लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी, जो वैशाली उस समय अखंड रूप में मुजफ्फरपुर में सम्मिलित था। तो ऐसा माना जाता है, कवि कहते हैं कि वैशाली यह लोकतंत्र की प्रथम है निशानी और मुजफ्फरपुर रह चुकी है इसकी राजधानी। ऐसा वक्तव्य उनका आया है। तो लोकतंत्र की शुरुआत मुख्य रूप से देखा जाए तो अपने भारत में ही हुआ। कहाँ पे हुआ? तो लिच्छवी गणतंत्र के रूप में वैशाली में हुआ। प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाले क्षेत्र में शासक का चुनाव होता था और शासन का संचालन एक समिति के माध्यम से होता था, जिसे केंद्रीय समिति के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता था उसे? केंद्रीय समिति के नाम से जाना जाता था। लेकिन मॉडर्न युग में, आधुनिक समय में लोकतांत्रिक युग की शुरुआत 1688 ईस्वी के इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से मानी जाती है। हमें याद रखना है, कब से मानी जाती है? 1688 ईस्वी के इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति से यह भारतीय लोकतंत्र या विश्व के किसी भी देश के लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। इंग्लैंड की क्रांति, उसी समय से लोकतंत्र का ग्रेजुअली विकास होता गया। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसमें और विस्तार होगा। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, फिर इस पर पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति, हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो उसमें पता चलेगा कैसे कैसे लोकतंत्र का विकास धीरे धीरे हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यानी देश के हर नागरिक स्वतंत्र हो, हर नागरिक में बराबरी हो, समानता हो और सब में भाईचारा हो। इसका उद्देश्य एक ही है, समता का भाव कहाँ है? जहाँ लोकतंत्र है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत 1893 ईस्वी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि पूरे देश में हर नागरिक को जाति पाति के आधार से, रंग रूप के आधार से, स्त्री पुरुष के आधार से, गरीब अमीर के आधार से, सब के आधार से हटा करके उसका एक आधार हो। वह आधार क्या है? वह आधार होना चाहिए केवल देश की नागरिकता। उसके आधार पर अगर वह देश का नागरिक है तो उसे मत देने का अधिकार हो। उसके लिए समय सीमा निर्धारित किया गया, जैसे अपने भारत में है 18 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं उसे वयस्क माना जाता है। सब लोग यहाँ वोट देते हैं, एक रिक्शा चालक भी वोट देते हैं, एक प्रधानमंत्री भी वोट देते हैं। एक मत का अधिकार एक राष्ट्रपति को भी है और एक मजदूर वर्ग को भी। तो यह क्या है? समानता की बात है। ठीक है, तो ऐसी शुरुआत 1893 से माना जाता है। न्यूजीलैंड पहला देश है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत की गई। हमें याद रखना है, न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जहां पर हमें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत की गई है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, पूरे विश्व में सभी देश एकजुट होकर के रहे, सभी देश स्वतंत्रता के आधार से रहे, सभी देश समानता के आधार से रहे, सभी देश शांति के आधार से रहे, एक दूसरे की भाईचारा के आधार से रहे, एक दूसरे देश में मैत्री का भाव रहे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है युद्ध से विश्व की रक्षा करना। प्रथम विश्व युद्ध, फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध। ये दो ऐसे विश्व युद्ध हुए जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूरा दुनिया प्रभावित हुआ, इसलिए इसको इतिहासकारों ने विश्व युद्ध का नाम दिया। सब इससे प्रभावित हुए। अब भारत उस समय गुलाम था अंग्रेजों से, तो आप तो कहेंगे भारत युद्ध नहीं किया, लेकिन किया कैसे? यहाँ के सैनिक किसके साथ गए युद्ध करने के लिए? तो इंग्लैंड के सेना के साथ, इंग्लैंड की ओर से युद्ध करने गए, लाखों की संख्या में। ठीक है, यहाँ पर महंगाई बढ़ गया, यहाँ पर लोगों का जीविकोपार्जन में दिक्कत आने लगा, हर तरह की असुविधा यहाँ उत्पन्न हुआ। कारण कि हम नहीं लड़े, लेकिन हम इंग्लैंड के लिए लड़ने गए। ठीक है, बहुत सारे लोग शहीद हुए। तो इस तरह से प्रभाव भारत पर भी पड़ा, बहुत सारे देशों पर पड़ा। पूरा दुनिया इस युद्ध की आग में जल रहा था। ठीक है, आप पढ़े होंगे हिरोशिमा के बारे में, नागासाकी के बारे में, जहाँ पर ऐसा परमाणु बम गिराया गया कि जिसका प्रभाव आज भी है कि वहाँ पर बच्चे वहाँ पर जो जन्म लेते हैं वह स्वस्थ नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल अपंग होते हैं। तो ऐसी घटना फिर बार बार ना हो, इसको रोकने के लिए, ऐसी घटना को फिर से रोकने के लिए कि फिर तृतीय विश्व युद्ध ना हो, विश्व स्तर पर
अमेरिका में इसकी स्थापना की गई, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है युद्ध से बचाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी पूरा विश्व शांति के माहौल में जिए, चाहे इसके लिए उसे शस्त्रीकरण करना पड़े या निशस्त्रीकरण करना पड़े। शस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियार रखना पड़े या बिल्कुल हथियार को त्याग देना पड़े। फिर उसके बाद विश्व के सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करना, जितने देश है सबके साथ मिलजुल करके प्रेम पूर्वक, एकता पूर्वक, भाईचारा पूर्वक ऐसा व्यवहार करे, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। कौन कौन अंग है ये हमेशा हमें याद रखना है। कितने अंग है? 6 अंग है। उसी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, ठीक है, ये सभी उसके अंग हैं जो हमारे विश्व में व्यापार के लिए, शांति के लिए, हर तरह की सुविधा के लिए तैयार किए गए हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। 10 सदस्य उसमें होते हैं जो अस्थायी, हर 2 साल पर वे बदलते रहते हैं। फिर उसमें से दूसरे आते हैं, उसमें से भी कोई रह सकते हैं, ठीक है। भारत हमेशा अस्थायी सदस्य के रूप में ही जब भी चुना जाता है। 5 सदस्य हैं जो उसके अस्थायी हैं। कौन कौन है? तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 इसके अस्थायी मेंबर हैं जो हमेशा इसमें रहते हैं। और इसको कहते हैं, पांचों को मिलाकर के जो शक्ति होता है, जिसे निषेधाधिकार की शक्ति या वीटो का पावर कहा जाता है। वीटो पावर क्या है? मान लेते हैं कि कोई मैटर है, कोई मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, उसमें से अगर चारों देश सहमति प्रकट कर दिए, मान लेते हैं कि चीन कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, इंग्लैंड कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, चारों का विचार एक हो गया कि नहीं इस बिल को पास कर देना चाहिए, लेकिन रूस का विचार आया कि नहीं यह बिल पास नहीं होगा, वह रोक देगा, वह बिल पास नहीं होगा। कोई भी तरह के निर्णय के लिए पांचों का निर्णय होना जरूरी है। इसी को कहते हैं वीटो पावर। वह वीटो पावर 5 ही देश के पास है। तो भारत का हमेशा वीटो के रूप में सहयोग कौन करता है? तो रूस करता है। जब भी कोई समस्या आता है, जैसे कश्मीर की समस्या, भारत पाकिस्तान का समस्या, ऐसी बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न जब भी होता है, भारत का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मुद्दा उठता है, तो उसमें रूस भारत का सहयोग करता है, और जिसका प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर सभी लोग, हम लोग उस संयुक्त राष्ट्र संघ के लाभ को इनडायरेक्टली रूस के द्वारा उठाते हैं। तो यह निषेधाधिकार हमारे विश्व में 5 देशों को प्राप्त है। भारत के लिए चर्चाएं चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर बहुत सारा संपदा है, हर तरह से विश्व के लिए फेमस है, तो यहाँ पर हमें वीटो पावर हमें भी दिया जाए। अब क्या होता है भविष्य में, इस पर देखिए। और यह आपको फर्स्ट चैप्टर जो है लोकतंत्र के क्रमिक विकास, इसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, समझे, जाने, और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।